दोस्तों नमस्कार। आज है 26 जनवरी और बीपीएससी कंसेप्ट वाला की तरफ से 75वीं गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमारी शुभकामनाएं जो होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। हम जो शुभकामनाएं देंगे वो आपको ये कह के देंगे कि दोस्त जब भी छुट्टी का दिन हो तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो अपने आप को झोंक दो इसमें, है ना। तो इसके साथ जो रिपब्लिक डे है उसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ सवाल से, और सवाल होगा संविधान से रिलेटेड। तो पहले हम प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको देंगे, ये सब क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब स्टार्ट हुआ, वो डेट कौन सा है, एग्जैक्ट डेट आपको बताना है कि पहला सेशन कब स्टार्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन कब हुआ। तीसरा सवाल कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशंस में संविधान बनाने तक टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है। चौथा सवाल टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था संविधान को बनाने में, ठीक है। आपको ये काफ़ी पुराने सवाल लग रहे होंगे, देखे हुए सवाल लग रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर जरूर लिखिएगा, बिकॉज इसमें से थर्ड क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने पूछ लिया है ना। अगर इस थीम से दोबारा पूछती है तो यही बाकी सब क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इस पर तैयारी पहले से करके रखें। इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ रिपब्लिक डे से ही सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, आज का मेंस का क्वेश्चन है जो हमारे वेबसाइट पे क्वेश्चन जाएगा, आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि डिस्कस द कीवर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। डू यू थिंक इंडिया स्टिल फॉलोज द envisaged path that was envisioned by our forefathers who meticulously drafted our constitution? ठीक है, आपको प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है और कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं कि जो भी हमारा फोरफादर्स ने जो संविधान बनाया था उस समय जो भी चीज़ सोचा था, क्या हमारा देश उसी दिशा में है। आपको इसमें प्रीएम्बल को एक मार्गदर्शक रूप में लेके चलना है। प्रीएम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं उसके संदर्भ में डिस्कस करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ कितनी कमी रह गई है। तो इसके हिसाब से आपका बहुत अच्छा एक नोट्स बन जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी ऑलरेडी बीपीएससी अपने मेंस में पूछ चुका है। आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम आज के न्यूज़पेपर पे। आज सारे न्यूज़पेपर्स की यही मेन खबर है कि एएसआई ने रिपोर्ट दिया है कि ज्ञानवापी मॉस्क के नीचे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स और एविडेंसेस जो उनको मिले हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शन मिला है और जो भी चीज़ मिला है। हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बस खबर इंपॉर्टेंट है। इसके बैकग्राउंड में आपको जहाँ काम करने की ज़रूरत है कि इसके करस्पॉन्डिंग लॉ क्या कहता है। अगर आप उस एरिया के एसडीएम होते और आपको कुछ ऑर्डर्स दिए जाते तो आप उसको किस तरह से फॉलो करते, आप कौन से लॉ की इन्फोर्समेंट इंश्योर करते, है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इससे रिलेटेड एक एक्ट आया था 1991 में, वो एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। और एएसआई ने जो रिसेंट में रिपोर्ट भी दिया है ना, उस रिपोर्ट को इसी के बेसिस पे तौला जाएगा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 है, इसी के बेसिस पे तौला जाएगा कि इस एक्ट में जो भी क्लॉजेज हैं और एएसआई ने जो सबूत दिए हैं उसके बेसिस पे क्या ये मानना ठीक है कि हम वहाँ से मॉस्क को हटा के वहाँ का मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले देखते हैं, ठीक है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया था, उसको लाया गया था 1991 में, है ना। तो उसमें एक कट ऑफ डेट रखी गई थी 15 अगस्त 1947 की, है ना। इसमें कहा गया था, और इसका कहें तो एक मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके कन्वर्जेंस हो रहा है, उसमें अयोध्या डिस्प्यूट जो था ना, जो वो काफ़ी पीक पर था, फायरिंग्स हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कम्युनल हेट्रेड का माहौल था। तो उसके लिए उसी समय ये एक्ट लाया गया था 1991 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनका कन्वर्जन नहीं होना है ना। और उसके रिलीजियस कैरेक्टर के मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रोविजंस है वो करने हैं। तो उसमें कट ऑफ डेट बनाया गया था कि इस डेट के बाद कोई भी, या फिर इस डेट को आप जैसे समझें 26 जनवरी 2024 को जहाँ भी जो भी मंदिर है वैसा ही रहेगा। इसके बाद जब भी हम देखेंगे तो इस डेट को देखा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मंदिर है या एक्स है या वाई है जेड है, जो भी है। तो इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था 1991। इसका कोर ऑब्जेक्टिव ही था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप में कन्वर्जेंस हो रहे हैं उसको रोकना और उसके रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करने का जो मेंटेनेंस है उसके लिए प्रोविजंस बनाना। अब जैसे भी ट्रस्ट बना है, सरकारी फंडिंग जैसे दे, इसमें
एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड एएसआई एक्ट 1958 को इसमें एक्सेप्शन दिया गया था, इसके साथ जो अयोध्या साइट था उसका एग्जेम्पशन था। लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स उभर के आए। क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो है ना, ये एक्ट क्या कर रहा था, जुडिशियल रिव्यू पे बैन कर रहा था, है ना, कि ये जो एक्ट लाया गया है इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते मतलब इस लॉ को निरस्त नहीं कर सकते। जब इस लॉ को निरस्त नहीं कर सकते तो जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस हैं उनका कन्वर्जन जो हो रहा है उस पर एक रोकथाम लग जाएगा। तो एक तरह का ये मेजर था कि इस लॉ को डीनोटिफाई या अल्ट्रा विरस ना कहा जाए। इसका जो कट ऑफ डेट था 15 अगस्त 1947, इसका कोई बेसिस नहीं दिया गया, इसका कोई आधार नहीं दिया गया। और जब से इंडिपेंडेंट इंडिया का जन्म हुआ तभी से वो कट ऑफ डेट बनाया गया। तो इसके लिए भी काफ़ी क्रिटिसिजम्स होती हैं कि आपने कट ऑफ डेट जो चूज़ किया है, हाउ इज़ दैट रेलिवेंट, है ना। तीसरा, नो रेमेडी ऑप्शन, मतलब अगर 15 अगस्त को कोई जैसा था, अगर 14 अगस्त की शाम को किसी ने वहाँ पे कुछ जो रिलीजियस टेम्पल एक्स था वहाँ पे, उसको किसी ने डिस्ट्रक्ट कर दिया और वाई स्ट्रक्चर बना दिया, तो 15 अगस्त को वाई स्ट्रक्चर रहेगा तो वाई स्ट्रक्चर ही वैलिड रहेगा, एक्स वैलिड नहीं रहेगा, इवन दो दैट वाज ऑन 14 अगस्त को हुआ होगा, है ना। तो इसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, है ना। कोई भी एक्ट होता है तो अगर उसमें खामी होती है, गलती होती है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी राय लेती है, जो विधि व्यवस्था है, बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेके। लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी ऑप्शन नहीं दी गई। इसका ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था कि समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का माहौल हो रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप को लेके, है ना, उसको कम किया जाए। जो कम्युनल एटमॉस्फेयर का माहौल बन रहा है उसको कम किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये इशू गया तो उन्होंने इसको कैसे देखा, उन्होंने इसको देखा कि ये एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है सेकुलरिज्म को इन्फोर्स करने के लिए। सेकुलरिज्म क्या है, ये एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है सेकुलरिज्म, और इस सेकुलरिज्म को इन्फोर्स करने के लिए ये एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये वैलिड है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, किसके लिए, तो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, जो हम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 में जो चर्चा करते हैं इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत सरकार इस एक्ट को लाने में सक्षम थी और ये एक्ट वैलिड है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनका आए दिन कन्वर्जन ना हो, कभी कोई इश्यूज़ ना हो, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। डाइवर्सिटीज़ रहेंगी तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, लेकिन उसको एक दिशा में नहीं लेके चलना है। तो ये गारंटी करता है कि जो भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस एक्ट का मोटिव यही था, हमने समझा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, या जो कोर्ट क्या करेगी, जब ASI का रिपोर्ट आया है, इस ASI रिपोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ देखेगी, तौलेगी कि कहाँ तक वैलिड है। और जो एक पक्षकार हैं जो ये कहते हैं कि वहाँ पे मंदिर था, मस्जिद नहीं था, उसको किस तरह से, वो किस नज़रिए से देखते हैं, हम आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी इस पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। कल 3 अवार्ड्स की घोषणा की गई, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, 4 अवार्ड्स की। तो उन और बाकी सारे अवार्ड्स भी क्या होता है, 26 जनवरी को वो सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो उन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है 1-2 दिन पहले। तो कल जो है सारे अवार्ड्स की घोषणा की गई। आज हम जो है वो बेसिक जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि वो सिविलियन अवार्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे स्टेट अवार्ड्स में भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन और डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड है। इसको 1954 में स्टार्ट किया गया। 1954 में या कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको स्टार्ट किया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, है ना। उसमें सी राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये जो है एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। अभी तक टोटल 45 लोगों को दिया जा चुका है। अब पूछेंगे इसमें कि क्या भारत रत्न सिर्फ जीवित को मिलता है या मृत को भी मिलता है, तो पोस्टहुमसली भी मिलता है, जैसे रिसेंट में हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। उसी तरह से 1954 जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ अलाइव को देने का प्रावधान था, लेकिन 1955 से ये डिसाइड किया गया कि जिनका डेथ हो चुका है उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। अगला अवार्ड है इससे कम लेवल का, है पद्म विभूषण। अच्छा, भारत रत्न में एक चीज़ और याद रखना है, इसमें कोई कैश अमाउंट नहीं दिया जाता है।
ठीक है, इसमें कैश अमाउंट नहीं दिया जाता, इसमें बस एक ताम्र पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं क्योंकि आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आ जाते हैं गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में। तो जहाँ भी सरकारी फंक्शन होगा वहाँ आपको गेस्ट के रूप में, वीआईपी के रूप में ट्रीट किया जाएगा और आप आजीवन सरकार के गेस्ट रहेंगे, है ना। तो ये सुविधा है, उसमें कैश नहीं दिया जाता है। अगला वर्ड पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, पद्मश्री है। पद्म विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए दिया जाता है और पद्मश्री जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है। इसमें प्रीलिम्स के सवाल बहुत बन जाते हैं कि पद्म विभूषण जो ये तीनों लिख देगा, है ना, और नन ऑफ दिस लिख देगा कि इन तीनों में से ये वाला ये वाला ये वाला लिख देगा। अब बोलेगा पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है, तो आपको देखना होगा उसमें सबसे ऊपर कौन है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। तो इस तरह का सवाल जो है बन जाता है इससे। कल जो है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें एक सवाल और आपको आंसर देना है, एक सवाल और आंसर देना है कि बिहार से पद्म विभूषण किनको मिला है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि बिहार से पद्म विभूषण किनको मिला है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए हम सिर्फ वही न्यूज़ और आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को डिस्कस करना इतना ज़रूरी नहीं है, तभी हम 2 न्यूज़पेपर कवर भी कर पाएंगे। देखिए ये जो गोइंग सोलर वाली बात है, इसको हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कल, जब इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था। एक इससे रिलेटेड है, अभी जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इससे रिलेटेड है ना। अभी देखिए हमने बताया था कि जो 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर अचीव करना था उसका अचीवमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और उसमें से इस 100 गीगावाट में से 40 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप पावर से आना था, लेकिन वो बस मिला जुला के कहें तो 11.2 या कहें तो 12 गीगावाट से कम ही हो पाया है। तो इसको बूस्टअप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाया, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस सूर्योदय योजना का ये मकसद है कि 1 करोड़ जो है इंस्टॉलेशंस हम क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा जो 2030 तक का ये टारगेट है कि 50% ऑफ द आवर जो एनर्जी सोर्सेज हैं दैट विल बी रिन्यूएबल, उसको हम फुलफिल करने में है और ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकें। क्योंकि आप रिन्यूएबल के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो एक विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, सोलर है और न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर का जो कंसीव टाइम होता है, जैसे आज आपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का सोचा तो वो बनते बनते क्या है ना 10 साल हो जाएगा, है ना। तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये दोनों भी ऐसा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, काफ़ी और जगह चाहिए इसके लिए, है ना। और जहाँ तक अभी देख रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में भूस्खलन वाला चीज़ हो रहा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने से अभी सरकार भी उतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं हो रही है। इसमें से एक आता है विंड पावर। विंड पावर की प्रॉब्लम ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हर जगह, है ना। साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिविलेंट है ये। तो जो लिमिटेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए सोलर जो है अभी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए, फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से आर्टिकल है। ये सब बिल्कुल हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए एक लाइव कमेंट्री अभी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। आप ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, जो हमने बेसिक पॉइंट्स आपको प्रिपेयर कराया है इसके साथ जो दक्ष में भी आपको पढ़ाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, उससे रिलेटेड आप जो पॉइंट्स हैं आप उसको देखेंगे, और जो भी अगर करंट में कुछ आता है तो आप मैच करेंगे कि क्या आपके नोटबुक में वो चीज़ है जो अभी न्यूज़ में आया है। अगर नहीं है तो आप उसको नोट करेंगे। जैसे आज के पेपर में देखें तो सेंटर राइट्स टू इलेक्शन कमीशन फॉर डेटा ऑन लॉजिस्टिक्स ऑफ साइमल्टेनियस लोकसभा असेंबली एंड म्यूनिसिपल पोल्स। इसका क्या मतलब इन्होंने, इसका मतलब ये कहना चाहा है कि हमने कल या परसों के न्यूज़पेपर में देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुद्दा उठाया था कि देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है कभी भी आपके गवर्नेंस को हानि नहीं पहुंचाता है। हमने सिर्फ ये बात की कि आपको चैलेंज आएगा लॉजिस्टिकल, है ना। तो आप लॉजिस्टिकल पे बात कीजिए, बाकी सब पे बात मत करिए, बाकी सब हम देख लेंगे। तो इस पर सरकार बोलती है अच्छा अब हमको तुम बताओ क्या लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास। तो वही न्यूज़ है ये कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि अगर तुमको लोकसभा का चुनाव, असेंबली पोल्स और म्यूनिसिपल इलेक्शंस एक साथ कराने हैं तो आपको क्या क्या लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, आपको क्या क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से, वो आप अवेलेबल कराइए, हम देंगे। तो इससे रिलेटेड आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन को
वन नेशन वन इलेक्शन को रिकमेंड कौन कौन सी कमिटीज़ ने किया, कौन कौन सी लॉ कमीशन ने किया, कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसके सपोर्ट में था और सेंटर का क्या क्या स्टैंड रहा इस पे, ये इसका एक टाइमलाइन अप्रोच आप बना लेंगे, क्योंकि बाकी सब पॉइंट तो कवर होता है, इसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसके बाद इसमें और ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो और अच्छा आंसर लिखने का स्कोप बन जाता है इसमें। ठीक है, और अब चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सब मुद्दा जो है और अभी जोर खाएगा। बैलेट पेपर का आएगा, ईवीएम का मुद्दा उठेगा, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठेगा, कितने लोग उसमें घोस्ट हैं, कितने लोग गायब हैं उसमें, तो ये सब चीज़ें अभी रेगुलर तौर पे चलेंगी। आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको समझना है, उस पर काम करना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेघवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। किस तरह का? तो एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। क्या होता है? लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, जिसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है, उसके लिए क्या होता है, जो इलेक्टोरल रोल है वो सेम होता है, लेकिन म्यूनिसिपल पोल्स के लिए या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए क्या होता है, इलेक्टोरल रोल जो डिफरेंट हो जाता है, उसको एसईसी बनाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है। आप इसमें स्टेट इलेक्शन के बारे में थोड़ा स्टैटिक पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो देख लेंगे, इसका काम क्या होता है वो देख लेंगे, कौन से अमेंडमेंट में लाया गया था वो देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज पेपर बैलेट, हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। अब किसको शौर्य चक्र मिला, किसको सर्विस मेडल मिला, क्या करोगे, थोड़ी पूछेगा। बस ये देख लेना कि बिहार से कितने लोग हैं जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिल रहा है। पद्म भूषण विभूषण और भूषण को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, पद्मश्री लास्ट में, बट इंपॉर्टेंट सारा है। अब अगला देखते हैं इमैनुअल मैक्रोन जो है इंडिया आए, अभी जो रिपब्लिक डे परेड चल रहा है उसमें वो चीफ गेस्ट हैं और मोदी जी इनको सैर करा रहे हैं, अभी चाय पे चर्चा कर रहे हैं और यूपीआई की ताकत दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो फ्रांस जो है ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने का सराहनीय कदम उठाया है। कोई भी यूरोपियन कंट्री, कोई भी वेस्टर्न कंट्री, आपको लगता है एशियन कंट्री से कोई भी टेक्नोलॉजी लेना चाहेगी एक्सेप्ट चाइना, है ना, चाइना या जापान कोरिया कहें तो वो सब तो उन्हीं के इसमें है। तो इंडिया से जब ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है यूरोप, तो इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है सॉफ्टवेयर में, है ना। ये सब पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इंडिया फ्रांस के बारे में चाहते हैं डिटेल से डिस्कशन हो तो डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इंडिया फ्रांस का कैसा रिलेशन है, इंडिया फ्रांस के रिलेशन के लिए आप इंट्रो में कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, नेचुरल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, राइजिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा है, तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जिस तरह से इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, अलग अलग पार्टीज बन रही हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में फ्रांस जब इंडिया के हेल्प के लिए आता है, सपोर्ट के लिए आता है, इवन दो कि आप देखेंगे कि जो रिपब्लिक डे है 26 जन का है, इसका इनविटेशन पहले किसको गया था, जो बाइडन को गया था। लेकिन ये क्या है, ये लोग ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये पार्टी हमेशा से भारत विरोधी कार्यों में, भारत विरोधी कंसेप्ट्स में रही है ना, तो वो कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, और उन्होंने आने से मना कर दिया। हेल्थ रीज़न हो, वहाँ पे इलेक्शन वो रीज़न हो, बट अल्टीमेटली नहीं आए। जो भी इश्यूज़ हो, पन्नू को लेकर टेंशन हो रहा हो, बाकी कहीं दूसरे फ्रंट्स पे इंडिया यूएस को लेकर कोई टेंशन हो, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन जो सेकंड इनविटेशन है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया, एंड ही रेडिली एक्सेप्टेड टू कम टू इंडिया। क्यों, इसका हम देखते हैं डिटेल से। फ्रांस के लिए भी भारत जरूरी है और भारत के लिए भी फ्रांस जरूरी है। अब जो भारत और फ्रांस के बीच में एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, सबसे पहले हम जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन देखेंगे। ये कॉपरेशन जो हम डिस्कस करेंगे ये फेवर ऑफ इंडिया रहेगा। इंडिया के फेवर में किस तरह से इंडो फ्रांस का जो रिलेशन है वो उभर के आ रहा है। तो अभी जो P5 मेंबरशिप है ना, जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी की, उसमें इंडिया को पार्ट बनाया जाए, इसका सपोर्ट फ्रांस काफ़ी वोकल होके करता है ना। जो यूएनएससी में रिफॉर्म्स आए, क्या होता है, 5 लोग बैठे हैं यूएनएससी में, है ना। तो अगर कल परसों भी मैंने ये चीज़ समझाया था कि अगर सपोज इसको कोई इशू हो रहा है ना, और इसके अगेंस्ट में ये है, तो ना इसके बाद को ये कभी सपोर्ट करेगा, ना इसके बाद को ये कभी सपोर्ट करेगा, तो हमेशा जो है ये फोरम डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा। ये जो फोरम बना था ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम का फोरम बना हुआ है। समझिए, वर्ल्ड वार 2 से अभी हम लोग 2024 में हैं, कितना जियोपॉलिटिकल चेंज आया है, लेकिन इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ अभी तक। ये ज़रूरी है कि यूएनएससी रिफॉर्म होना चाहिए। फ्रांस के सपोर्ट से ही हम
MTCR, वसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इन सब में शामिल हुए। इन सब का फ़ायदा हमको ये हुआ कि हम जो मिसाइल बनाएंगे, है ना, या मिसाइल बनाने की जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हमने कुछ डेवलप किया हम उसको बेच सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमको तभी मिलेगी क्योंकि बाकी सारी कंट्री जो इनका पार्ट रहता है तो इनका एक लॉबी रहता है, उस लॉबी से बाहर चीज़ों को जाने नहीं देते हैं। तो उसके लिए अगर तभी जाना है जब इंडिया इसका पार्ट हो। तो फ्रांस ने इंडिया को MTCR, वसेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में शामिल होने के लिए काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मददगार किया। और इंडिया के पॉइंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान, वो जब फ्रंट पे बैठे हैं तो इंडिया को ज़रूरी है कि अपने मिसाइल्स को और एडवांस करे, अपने आर्म्स को और एडवांस करे। वो तभी कर सकता है जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले। टेक्नोलॉजी विदेशों में है, विदेशों का MTCR, वसेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप से रिलेशन है। तो इंडिया को अगर ये नहीं मिलता तो इंडिया डेवलप नहीं कर पाता। तो इस तरह से हम देखें कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फ्रांस के हेल्प का। फिर हम देखें तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो मैक्सिमम बार एज अ चीफ गेस्ट बन के आए हैं रिपब्लिक डे में। कहने का मतलब भारत आज से नहीं, काफ़ी डिकेड से इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन होके आया है और एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। चाहे हम उनके बिजनेस पार्टनर हों, चाहे कुछ भी हम कस्टमर हों उनके, उसके वजह से ट्रीट करते, लेकिन सपोर्ट तो है ना, इंटरनेशनल तौर पे सपोर्ट तो है हमको, है ना। अब चलते हैं जियो स्ट्रैटेजिक। आप ये सब पॉइंट लिखेंगे, ज़बरदस्त पॉइंट है। पहला जियो स्ट्रैटेजिक, दूसरा पहला जियो पॉलिटिकल, दूसरा जियो स्ट्रैटेजिक। अब जियो स्ट्रैटेजिक में हम देखेंगे तो जो इंडो पैसिफिक में रियूनियन आइलैंड्स है ना, जैसे हमारा अंडमान है उसी तरह से ये रियूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस के कब्जे में है, आज से नहीं, कॉलोनियल टाइम से। जब रियूनियन आइलैंड उनके कब्जे में है तो एयर फोर्स को वहाँ एक्सेस दिया गया है, डिप्लॉयमेंट करने का परमिशन दिया गया है रियूनियन आइलैंड्स में। अब समझिए कि इंडो पैसिफिक में ये जो एरिया है यहाँ पे कहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हमको इस आइलैंड पे अगर दे दिया जाएगा एक्सेस तो हमको मेन लैंड से जो यहाँ पे आने में टाइम लगेगा वो मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो रहा है क्योंकि रियूनियन आइलैंड किसका है, फ्रांस का है, और वहाँ पर हमको वो एयरपोर्ट एक्सेस दे रहे हैं या एयरफोर्स को एक्सेस दे रहे हैं, सॉरी। उसके बाद जो इंडियन ओशन कमीशन है उसमें इक्विटी का आभार दे रहे हैं कि इस एरिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप भी भागीदार हैं, आप भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही उसमें कुछ करें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर इंडो फ्रांस ऑस्ट्रेलियन डायलॉग जो है उसमें पार्टनरशिप इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें ये इन्विसाज किया जाता है कि इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बने। इसमें किसी एक का नहीं रहे, ओपन रहे, सबके लिए हो, सबके यूज़ का हो, है ना। तभी इंटरनेशनल फोरम पे हम एक उभर के नेशन बन के उभर के आएंगे। अगला एरिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी का है। इसके लिए क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रांस जो है इंडिया का की डिफेंस पार्टनर रहा है और इन टर्म्स ऑफ नंबर कहें तो सेकेंड डिफेंस पार्टनर रहा है। 2017 से 21 के बीच में ये लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है। क्या क्या सप्लाई करता है, रफाल, मिराज, स्कॉर्पिन सबमरीन, ये सब जो है फ्रांस सप्लाई करती है इंडिया को। और इस तरह से इंडिया जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में काफ़ी स्टेबल होता जा रहा है फ्रांस की हेल्प से। इंडिया और फ्रांस काफ़ी डिफेंस एक्सरसाइजेज भी साथ में करते हैं, जैसे वरुणा नेवल एक्सरसाइज, गरुड़ा एयरफोर्स और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज। फिर हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी करते हैं इंडियन ओशन रीजन और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी कुछ काम करते हैं ताकि लोगों को यहाँ की पायरेसी सिचुएशन, यहाँ पे किस तरह का डिप्लॉयमेंट है, किस तरह के शोर है, किस तरह का कोस्ट है, किस तरह का रास्ता यहाँ लेना चाहिए, कहाँ पे विंड्स कैसा है, ये सब जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का जो इश्यूज़ रहता है, क्योंकि ये अलग से स्टडी होती है इसकी, है ना। तो अगर कमर्शियल व्हीकल्स वहाँ मूव होते हैं, कमर्शियल शिप्स वहाँ मूव होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना उस एरियाज़ को, जहाँ पे मूव होगा वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसका, रास्ता क्लियर रहेगा नहीं रहेगा और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं फ्रांस के साथ। उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन में हम देखें तो बायलेटरल ट्रेड जो है वो $13.4 बिलियन है 2022-23 में, और एक्सपोर्ट जो है वो $7 बिलियन से भी ज़्यादा का है। ये बात सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है, जब फ्रांस इंडिया का 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। कहने का मतलब फ्रांस का बहुत सारा पैसा लगा है इसमें, FDI के माध्यम से या FPI के माध्यम से, है ना। अब एनर्जी और क्लाइमेट में देखें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने NSG का एग्जम्पशन पाया, तभी तो जाके सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील हो सका था। और हमने जो अभी कुडनकुलम पे और जैतापुर में बाकी सब जगह को काम चल रहा है, उस न्यूक्लियर को तभी हम काम कर पा रहे हैं जब हम ये इंश्योर हो पा रहे हैं कि हमको रॉ मटेरियल मिलेगा। और रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, जब हमको
फ्रांस सपोर्ट कर रहा है इसमें। फिर इंडिया की एंट्री जो है एनएसजी में करने के लिए फ्रांस बहुत कुछ हेल्प कर रहा है। अभी इंडिया को एंट्री मिली नहीं है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, लेकिन अगर मिल जाती है, ऑलरेडी हम इसमें इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं, बट डायरेक्टली रूप से शामिल नहीं है, क्योंकि जो कंट्रीज इसमें वो हमको तो एग्जाम्पशंस दे रहे हैं, है ना, तो इनडायरेक्ट रूप से हम शामिल हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे शामिल होने के लिए भी ये लोग हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो बात हुई थी 2015 में COP21 में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, आप देखेंगे ये ईयर चेक कर लीजिएगा, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के बीच में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, गुड़गांव में हुआ था, इसका ऑफिस है। तो इस तरह से एनर्जी और क्लाइमेट में भी फ्रांस इंडिया को काफ़ी हेल्प कर रहा है। साइंस टेक में देखें तो CNES और इसरो की पार्टनरशिप या CNES जो है वो फ्रांस की स्पेस कंपनी है, उसके बीच में कॉपरेशन है डीप स्पेस स्टडी के लिए, और बाकी जो एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर जॉइंट ऑब्जर्वेशन मिशन तृष्णा भी आया है, जॉइंट मार्स मिशन की बात हो रही है, स्पेस डेब्रिस रिमूवल में दोनों अभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको बताया कि फ्रांस इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने UPI सिस्टम को एक्सेप्ट किया अपनी कंट्री में लागू करने के लिए। तो ये सब मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन थे जो डिफरेंट डायमेंशंस के अक्रॉस हैं। अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन सिग्निफिकेंस से रिलेटेड हो तो आपके जो की डायमेंशंस है उसको आप सिग्निफिकेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस जॉइंट एक्सरसाइजेज, इन टर्म्स ऑफ जो रीयूनियन आइलैंड का एक्सेस है वो, तो इस तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को देने की कोशिश करता है कि इंडिया बिना किसी दबाव के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिपेंडेंटली सोच सके। फिर इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करने में जब हम जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं हम सिक्योर करते हैं, हम जब मैरीटाइम अवेयरनेस फैलाते हैं तो हम सिक्योर करते हैं। इस तरह से जो की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे UNSC रिफॉर्म में सपोर्ट कर रहा है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसमें इंडिया का एक्सेस कैसे है उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का जो कंसर्न है उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर हम बात करें तो NSG में एंट्री का हमारा सपोर्ट कर रहा है। फिर अभी बहुत सारे जो इंटरनेशनल तौर पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसमें सपोर्ट करता है फ्रांस, है ना। फिर ग्लोबल स्टेबिलिटी और पावर पैरिटी को बैलेंस करता है, यूरोपियन पावर्स हैं और जो वेस्ट हेजेमनी है यूरोप पे, उसके बाद इन सब की हेजेमनी जो इंडो पैसिफिक पे है उसमें फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करता है और ये एक पावर बैलेंसिंग अप्रोच है, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन 2047 एग्रीमेंट आप देख लेंगे, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप किया। 5 पॉइंट में लिखना चाहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं इंडो फ्रांस को लेके, जियो पॉलिटिकल अप्रोच दोनों की अलग अलग है। यूक्रेन रशिया क्राइसिस में रशिया को इन्होंने कंडेम किया, हमने क्या किया, हमने सपोर्ट किया, हमने एब्सटेन कर दिया था और इनडायरेक्टली रूप से रशिया को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे अप्रोचेस जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो पहुँचने का डेस्टिनेशन है वो सेम है। ट्रेड इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, फ्रांस का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है हम पे, तो हमारा कैड जो है वो बढ़ रहा है, कैड बढ़ रहा है तो हमारा जो फ्रांस के लिए जो हमको पैसा देना है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से ये ट्रेड इम्बैलेंस भी एक चैलेंज है, तो इंडिया को एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना पड़ेगा, फ्रांस को अपना इकोनॉमी थोड़ा ओपन करना पड़ेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए। फिर काफ़ी स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है काफ़ी समय से अटका हुआ और फ्रांस के सहयोग से बन रहा है, तो इसको फास्टन करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा और फास्ट पेस पे चलाने की ज़रूरत है। जियो पॉलिटिकल सिनारियो आप देख रहे हैं किस तरह से चेंज हो रहे हैं, क्या यूरोपियन, वेस्ट, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, इन सब चीज़ों में जो हमेशा चल रही हैं चीज़ें, इसको लेके दोनों का जो अप्रोच है वो डिफरेंट रहता है, दोनों का जो एक जगह कन्वर्जेंस है वो कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इसमें ट्रेड इम्बैलेंस में एक और लिख सकते हैं, IPR का भी इशू है। IPR रिजीम में क्या है, फ्रांस हमेशा कंडेम करता है कि भारत जो है बहुत सख्त IPR रिजीम है, वो किसी को यहाँ पे प्रोप्राइटरी राइट नहीं देना चाहता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें हैं। US ओवर पावरिंग द यूरोपियन इंटरेस्ट, वो आपको पता है यूरोप के इंटरेस्ट को कभी भी अगर यूरोप चाहेगी कि इंडिया में हम इन्वेस्ट करें, इंडिया में काम करें, इंडिया के साथ काम करें, तो उसको US रोकेगा। क्यों? क्योंकि US को चाहिए कि सब उसी के साथ बना रहे, है ना, और US है किसी का नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं यूरोप के साथ, वो भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर अभी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अभी कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम फ्रांस के साथ करते हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ गुड्स हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ गुड्स हमारे यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसमें रेगुलेशंस कस्टम्स कम लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट अभी बना हुआ है वो ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव में जा सकता है। फिर माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेके कुछ एग्रीमेंट्स होने चाहिए ताकि यहाँ के लोग फ्रांस में काम करें, फ्रांस के लोग यहाँ के काम करें, तो एक कल्चरल कनेक्ट भी बनता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको जल्दी से क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और प्रगाढ़ किया जा सके। चलिए, ये हमारा इंडिया फ्रांस के इसके लिए था। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे
बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन बचता है, उसको देख लेते हैं। यूएस सिग्नल्स चाइना का ऑपरेशन ऑन एआई सेफ्टी। देखिए अभी इसमें क्या चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अभी बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा रही हैं, तो चाइना अभी इसमें काफ़ी आगे बढ़ रहा है। यूएस ऑलरेडी, यूएस की काफ़ी कंपनीज और यूरोप की काफ़ी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। यूरोप ने एआई सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ रेगुलेशंस भी लाए, लेकिन चाइना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे किसी रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग फ्री में अपनी प्राइवेसी को भंग करना पसंद करते हैं, है ना। तो चाइना जो है काफ़ी एआई पे काम कर रहा है, तो यूएस अब चाह रहा है कि चाइना को अपने पाले में ले एआई को लेके। बाकी चीज़ में लड़ेंगे, लेकिन जब अपना काम होगा तो चाइना को साथ कर लेंगे ये, है ना। देख रहे हैं। तो एआई सेफ्टी में यूएस ने कहा है चाइना को कि देखो हम आपको सपोर्ट करेंगे एआई के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। और यूएस शायद इसलिए भी सपोर्ट चाह रहा है चाइना को अपने पाले में करने का, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि जो टेक्नोलॉजी बना सकता है ना, वो काफ़ी आउट ऑफ द स्कोप टेक्नोलॉजी होगी। वो किसी भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी, किसी लॉ एंड गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेगी। और आर्टिफिशियल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ें हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इसको कंट्रोल वे में डेवलप नहीं किया गया तो काफ़ी डिजास्टर्स हो जाएंगी ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये ज़रूरी है कि उन सब कंट्रीज़ को जो इस पे काम कर रही हैं उसको एक साथ काम हुआ जाए, एक टेबल पे रह के काम करें, एक दूसरे के थॉट्स को शेयर करें। तो उसके लिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इंडिया फ्रांस के बारे में। हमने काफ़ी डिटेल से बताया आपको। डिजिटल एजुकेशन फील्ड आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने इंक्लूड नहीं किया। टूरिज्म आप ऐड कर सकते हैं, है ना। वहाँ का डायस्पोरा वाला चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये सब तो हमने डिस्कस किया ही, है ना। तो आप उसमें और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सब हमारे लिए नहीं है। अब हम चलते हैं द हिंदू में। द हिंदू में अगर हम देखें, हिंदू में देखें, अच्छा, आज के न्यूज़पेपर और इसके एड्स को देख के थोड़ा कुछ विचार आ गया मन में। बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको सिस्टमेटिकली डिग्रेड किया गया है। एक टाइम था जब यहाँ पे लोग टेक्स्ट बुक को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ते थे, और जब अभी दुकान में जाओ, बात करो टेक्स्ट बुक की दुकान से, तो बोलते हैं भाई वो तो ज़माना चला गया, अब तो लोग गेस पेपर पढ़ते हैं। तो ये सब किसका किया धरा? ये एक सिस्टमेटिक तरह से बर्बाद किया गया है चीज़ों को। इसमें जो यहाँ की कोचिंग संस्थाएं हैं जो काफ़ी दिन से चल रही हैं, बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को, उसका बहुत बड़ा योगदान है। यार पेपर में एक दिन के ऐड का खर्चा कम से कम 5 से 10 लाख का आता है एक दिन का। हम लोग भी इस पर सब पे बात कर चुके हैं कितना क्या रहता है। हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। अगर आप स्टूडेंट से 50,000 फ़ी लेते हैं, एक बिहार के बच्चे से 50,000 की फ़ी लेते हैं, और उस पैसे को आप न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऐड देते हैं, और जो कंटेंट आप लिखते हैं वो किसी की कॉपी करके लिखते हैं, तो दिस इज़ नॉट टोटली नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा लीक से हटके था, लेकिन ये सब देख के थोड़ा बोलने का मन हो गया। आप लोग भी समझिएगा चीज़ों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो ज्ञानवापी वाला इशू है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। और ईडी स्टेट टसल, इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है ना कि आजकल वेंडेटा पॉलिटिक्स काफ़ी बढ़ गया है, कि ईडी को तमिलनाडु एंट्री नहीं देगी, ईडी को वेस्ट बंगाल में जाओ तो मारेगी पीटेगी, और फिर बदले में क्या होता है कि ईडी उन पे चार्जशीट करती है, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीज़ों पे सबको जेल में डालती है। तो एक वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। ये ज़रूरी है कि आपको सेंटर और स्टेट में एक कॉर्डियल रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, तभी आप टीम इंडिया की बात करते हैं ना, तो तभी आप टीम इंडिया के रूप में आगे सेल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप पॉलिटी में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इसमें जो भी 3 तरह के रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को ज़रूर एक बार रिवाइज करिएगा, स्पेशली फाइनेंशियल रिलेशंस को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे काम का चीज़ नहीं है कुछ, इसमें कुछ दिखा तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आज तो बस ऐड पे ऐड है। रिक्लेमिंग द रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी राम मंदिर से रिलेटेड है, हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, है ना। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नीड टॉप लेवल कोलैबोरेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसमें एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वैभव प्रोग्राम है। वैभव क्या है?
वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रोग्राम। इसमें क्या है कि कोई भी इंडियन ओरिजिन का बाहर का साइंटिस्ट इंडिया में आ सकता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है 3 महीना 3 साल, और किसी भी रिसर्च लेबोरेटरी को होस्ट कर सकता है। ये चीज़ है ये स्कीम। और इंडिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है अभी काफ़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि लेस देन 2% ऑफ GDP जो है हम किस में देते हैं, रिसर्च में देते हैं, R&D में देते हैं। इसकी वजह से क्या है, हम कुछ नया डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने डोमेस्टिक इशूज़ में ही उलझ के रह जा रहे हैं। हमारे BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं सब स्किप कर रहा हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन MPs पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस। आर्टिकल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको इसमें बता देता हूं कि आपको स्टैटिक से क्या पढ़ना है और इससे क्या निकालना है। तो आपको स्टैटिक से पढ़ना है कि जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते हैं, है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी बिल अगर लोकसभा से राज्यसभा भेजा जाता है, फिर राज्यसभा से हो सकता है सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैं उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, जो डिसरप्शंस होती हैं उन डिसरप्शंस से उन पार्लियामेंट्री डिस्कशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैं उसकी क्वालिटी कुछ टाइम से डिग्रेड हो रही हैं, उसके डिग्रेड होने का कारण क्या है, क्या अपोजिशन पार्टीज नहीं चाहती हैं कि पार्लियामेंट चले, या फिर जो रनिंग गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, या जो करंट एग्जीक्यूटिव है, क्या वो नहीं चाहती है कि लेजिस्लेचर को अपोजिशन के साथ चला जाए, क्या वो यूनिलेटरल अप्रोच लगाना चाहती है, हिस्ट्री में क्या रहा है, अभी क्या चल रहा है। इस तरह का चीज़ आपको इसमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस तरह का चीज़ का समझ आपको इसमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। हाँ, EMU का जो माइनॉरिटी स्टेटस है इसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया था। आपको आर्टिकल 30 पढ़ने की ज़रूरत है, इसके साथ AMU का जो हिस्ट्री है वो पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी एक अभी चलता रहेगा इशू, जब जजमेंट आएगा तब देखेंगे और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कास्ट सेंसस के बाद क्या हुआ है ना कि सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है फिर से काफ़ी उभर के आया है। तो अगर आप सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई एक छोटा सा नोट्स बना के रख लें, चूँकि कर्पूरी ठाकुर पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिया जा चुका है, आपके दक्ष पे अपलोड हो जाएगा पर्सनालिटी सेक्शन में, और उससे आप काफ़ी सोशल जस्टिस के बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वन ऑफ द थीम जो है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, उस कास्ट एंड पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज BPSC इज़ कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी काफ़ी सोशल जस्टिस को लेके कहा है, जुडिशरी को लेके काफ़ी कुछ कहा है। उनका जो स्पीच होता है संध्या पे, पूर्व संध्या पे, उसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है, आप पढ़ लेंगे इसको, ये पढ़ने लायक है, ज़रूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। फिर और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, ठीक है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट को घुमा रहे हैं अभी मोदी जी, है ना। चलिए फिर, तो आज का जो क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, मेंस का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, और इवनिंग में 6 से 7 के बीच में आपको एक वीडियो मिल जाएगा MCQ का, है ना। एक हमारा अलग से चैनल है सहचर, उस सहचर पे हम लोग डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे रेलिवेंट जो MCQs हैं और उसके डिटेल हम वहाँ बताते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी जैसे ही वो पब्लिश होता है उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट सहचर पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा उसका, तो आप उसको देख सकते हैं जो भी वीडियोज़ आएगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज जो पढ़ाया गया है उसको नोट्स बनाइएगा, रिवाइज़ करिएगा, और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक ज़रूर पढ़िए। सिर्फ पेपर पढ़ लिए इससे काफ़ी नहीं होता है वो, है ना। और काफ़ी कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ता है, पॉलिटिक्स को, हमारा जो बायसनेस है रिलीजियस तौर पे का, अपना कम्युनिटी तौर पे, उस सब को निकाल के रखना पड़ता है इस सब चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी है, एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।